हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी OROP के बारे में जो अप्रूवल होना था, कोई न्यूज़ नहीं है। और कोई न्यूज़ नहीं है तो कोई व्यूज़ भी देना जायज़ नहीं है। हाँ, एक लेटर मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने PM को लिखा है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। और जैसे ही उन्होंने लेटर लिखा, कुछ यूट्यूबर रक्षित खन्ना जैसे उन्होंने उसको काफ़ी प्रसारित किया है। पर मैं ये समझता हूँ कि इस लेटर से कोई ऐसा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पता है कि जनरल साहब का और भारत सरकार का आपस में 36 का आंकड़ा है और ये नूरा कुश्ती में चलती ही रहती है। एक इनमें आउट स्पोकन है और एक साइलेंट रह करके बात को काटता रहता है। नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। तो न्यूज़ नहीं है तो व्यूज भी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने कमेंट करते हैं, कुछ समस्याएं पूछते हैं, पहले मैं उनको क्लियर करूँगा, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है केवल कमेंट्स के माध्यम से ही है। तो एक गीता भंडारी हैं, वो लिख रही हैं PPO में सरनेम नहीं है लेकिन आधार कार्ड में फुल नेम है। मैडम, दो ही बातें हैं, या तो आधार कार्ड से अपना सरनेम निकलवा लीजिए, बड़ा ईजी है। अदरवाइज आप वो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी उस जुड़वाने के लिए। आपको पेपर में निकलवाना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, एफिडेविट देना पड़ेगा रिकॉर्ड में आपका जब पार्ट 2 होगा उस समय से उसमें हो पाएगा। कुछ हमारे कह रहे हैं कि स्पाउस का आधार कार्ड स्पर्श में अपडेट नहीं हो पा रहा है। मेरे ख्याल से स्पाउस के आधार कार्ड की जब आप हो तो करने की जरूरत नहीं है, ये सभी जरूरत पड़ेगी तब इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पेंशनर। अब मेरे पास तो इस पर्सन में गया नहीं हूँ, ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता, और नहीं भी हो रहा तो आपकी पेंशन तो उससे रुकेगी नहीं, क्योंकि पेंशन आपकी आ रही है। स्पाउस का तो मैटर तब आता है जब इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द स्पाउजर। एक मेरे सदस्य हैं, उन्होंने वो कहा था कि आपकी यूनियन के सदस्य कैसे बने। सर, ये चैनल मेरा व्यक्तिगत है, यूनियन का नहीं है। वैसे एक बार मैंने डाला था, लोगों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर वगैरह हैं, आप वहाँ फ़ोन नंबर किसी से करके बात कर सकते हो, मेरे से भी आप कर सकते हो, और उसका तरीका मैं आपको फ़ोन पर बता दूंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो OROP ही नहीं है, जिसकी कोई न्यूज़ भी नहीं है और कोई व्यूज़ भी नहीं है, हमारी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं, उनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आजकल सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो हमारी स्पर्श की चली हुई है। स्पर्श के मैंने कई वीडियो बना दिए हैं, और मैंने अकेले नहीं, कई किताबों से पूछ करके, कई जो नोडल ऑफिसर हैं वहाँ पूछ करके, कई लोगों ने भी बताए अपने हिसाब से, तो उस जानकारी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे आप जान सकें कि स्पर्श में कैसे जाया जाता है। लेकिन कुछ हमारी जो एक किताब निकली थी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड गाइड 2022, उसमें काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी है। वहीं से हमको पता चला था हमारी जो नफरी है, लगभग जो एक्स-सर्विसमैन की 34 लाख के आसपास है, बहुत बड़ी नफरी है। और वहीं से हमें पता चला कि वहाँ कई प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं। वहीं से पता चला हमें कि जो हमारी MOD है वो 3 प्रकार की, जो DSW के नीचे जो अटैच्ड ऑफिसर्स हैं वो DGR के, ECHH के और KSP के आते हैं, और ये आपस में कई मामलों में मिले हुए हैं और ये एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ, एक फंड है जिसको हम आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड के नाम से जानते हैं। इस फंड में हर एक दिन प्रतिवर्ष पैसा इकट्ठा होता रहता है, और उसी पैसे को कुछ स्कीम्स में भारत सरकार या MOD कहिए, भारत सरकार और MOD कहिए, तो हमारे एक्स-सर्विसमैन को देती रहती है। किस किस को देती है, कौन कौन सी योजना है, वो आपको मैं बताऊंगा। पहले इस फंड के बारे में बताता हूँ। ये एक फंड है, और ये जो आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें देश के लिए बलिदान दिया, समर्पित कर दिया सब कुछ, और आज जो हमारे जो सैनिक हैं जो सर्विस कर रहे हैं, उनकी सेवाओं के प्रति एक समर्पण करते हुए इनको याद किया जाता है और इस डे को मनाया जाता है। और इस दिन भी काफ़ी इनका कलेक्शन होता है, डोनेशंस होते हैं, और डेली प्रतिवर्ष चलते रहते हैं, फंड में होता रहता है। अब पैसा कहाँ से आता है? इसका मेन एम है फाइनेंशियल एड देना, किसको? ESM और देयर डिपेंडेंट्स को। और इसको जो मैनेज करती है, मैनेजमेंट कमेटी करती है, जिसके अध्यक्ष जो है माननीय रक्षा मंत्री जी होते हैं। इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाती है इन्हीं मेंबरों से, और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पर इनकी जो मैनेजमेंट कमेटी ने जो पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए हैं या गाइडलाइंस बनाई, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ये इसमें जो भी व्यक्ति दान देता है, वो उसका दान जितना भी वो देता है वो
आईटी इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। कलेक्शंस एंड डोनेशन आर मेड फ्रॉम द पब्लिक। अब इसमें से कलेक्शंस भी होते हैं, डोनेशंस भी होते हैं, पब्लिक से होते हैं, प्राइवेटली होते हैं, पीएसयू से होते हैं, एएन के सोर्स से। और कंपनीज जो होती हैं उनमें एक फंड होता है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से भी इनको पैसा मिलता है। और इसकी जो मेन रोल है इसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी स्कीमें जाती हैं, जब आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पोर्टल पर जाकर अपने को रजिस्टर करते हो तो अल्टीमेटली उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ की फॉरवर्डिंग होती है, वो जिला सैनिक बोर्ड से, राज्य सैनिक बोर्ड से और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को जाती है। और उसके बाद ये यहाँ इसमें जो मैनेजमेंट कमेटी है या एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ जाता है और फंड का वितरण होता है। अब ये आपकी जो स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ये मेनली 10 स्कीम बता रहे हैं। ये आर्मड फोर्सेज फ्लैग डे फंड की 10 स्कीम है, और इन 10 स्कीमों में एक तो आपकी जो स्कीम है ये आती है RMEWF, रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड, एक तो इसमें चली जाती है, इसमें आती है इनकी 7 स्कीमें। और एक होता है नॉन RMEEF स्कीम्स, मतलब रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड होता है और एक नॉन होता है। ये दो भागों में बांट रखा है, और उस किताब में यही दे रखा है 7 जो स्कीमें उसमें आती हैं RMEWF में आती हैं, और जो 3 स्कीमें हैं वो नॉन RMEWF में आती हैं। मैं आपको वही बता रहा हूं जो उस किताब में है। अब एक पहला है, सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर नॉन पेंशनर्स ESM इन पेन्यूरी अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इक्विवेलेंट एबव 65 ईयर्स ऑफ एज और हिज विडो। यदि कोई नॉन पेंशनर है जिसको पेंशन नहीं मिलती है, उसकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है और वो बहुत ही गरीबी में है, आर्थिक तंगी में है, तो उसके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल एड मिलती है। तरीका वही है, जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है, लेकिन सबसे पहले इसको केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्टर कराना होता है। और इसमें 65 साल होना जरूरी है उम्र इसकी, और उसके बाद उसकी विडो की भी 65 साल हो या इसकी 65 साल हो पेंशनर की, तब ये एड मिलती है। इसके क्या क्या कंडीशंस हैं वो स्कीम वाइज में आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा है इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, विडो और डिपेंडेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है किसके लिए? चिल्ड्रन के लिए, विडो के लिए और डिपेंडेंट के लिए। ऑर्फन ऑफ ESM अप टू रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट, इसमें मैंने इसको हरे में कर रखा है जिसलिए आप समझ जाओ। ऊपर नॉन पेंशनर्स के लिए है और इसमें इसमें नॉन पेंशनर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसे हवलदार तक मिलती है यदि ऐसी कोई जरूरत है तो। 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ ESM अप टू रैंक ऑफ JCO इक्विवेलेंट। यदि कोई बच्चा किसी ESM का 100% डिसेबल्ड है तो उसको भी असिस्टेंस मिलती है, इसमें JCO तक शामिल है। मैरिज ऑफ डॉटर अप टू 2 daughters ऑफ ESM एंड रीमैरिज ऑफ विडो ऑफ ESM अप टू रैंक ऑफ हवलदार एंड इक्विवेलेंट। डॉटर की मैरिज के लिए या विडो की रीमैरिज के लिए भी पैसा मिलता है, और ये केवल हवलदार रैंक तक मिलता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन पेंशनर ESM विडो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू रैंक ऑफ हवलदार और इक्विवेलेंट। और ये जो फाइनेंशियल एड मिलता है हवलदार तक के लिए, जो नॉन पेंशनर हैं, नॉन पेंशनर्स को मैंने रेड में कर रखा है। ये जो नॉन पेंशनर हैं जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, किस लिए? ट्रीटमेंट के लिए, ESM को भी और विडो को भी। ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ ESM ऑल रैंक्स फॉर सन एजेड 21 ईयर्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। और जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों ही नहीं है 21 ईयर्स तक, उनको सभी ESM को ये ऑर्फन ग्रांट मिलती है। अब मुझे पता नहीं इसमें कोरोना वाले केस शामिल हैं या नहीं, होने तो चाहिए। यदि वो 21 साल से कम का कोई बच्चा है और माँ बाप नहीं है तो उसको ये एड वहां से मिलनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर विडोज ऑफ ESM अप टू रैंक ऑफ हवलदार इक्विवेलेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी यहां से एड मिलती है। नॉन RMEWF स्कीम्स, इसमें कौन कौन सी हैं? सीरियस डिजीज टू नॉन पेंशनर ESM ऑफ ऑल रैंक। नॉन पेंशनर ESM हैं, उनकी कोई सीरियस डिजीज है उसके लिए भी यहां से असिस्टेंस मिलता है। मोबिलिटी इक्विपमेंट फॉर ESM डिसेबल्ड आफ्टर सर्विस, डिसेबिलिटी कम से कम 50% उससे ऊपर होनी चाहिए। यदि जो पेंशनर है वहां से रिटायरमेंट के बाद यदि ऐसी कोई बात हो गई है तो उनके लिए मोबिलिटी इक्विपमेंट के लिए भी पैसा मिलता है। रियम्बर्समेंट अप टू 50% इंटरेस्ट ऑन होम लोन। यदि आपने कहीं से होम लोन ले रखा है
तो 1 लाख के लोन के 1 लाख का जो लोन होगा 1 साल का, उसका 50% आपको रियम्बर्स होगा। लेकिन ये केवल वार विडोज, वार बेरीव्ड और ऐसे लोगों के लिए है जो उधर से पेंशनर्स आ गए और यहाँ कोई उनके साथ बात हो गई है, उनके बियॉन्ड देयर कंट्रोल, तो उनके लिए ये मिलती है। अब मैं एक एक स्कीम के बारे में आपको बताता रहूँगा जैसे जैसे मौका मिलेगा, लेकिन ये जानकारी मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड जो है, ये बहुत ही, यही जो है फंड है, इसी से इनको पैसा दिया जाता है। अब मैं एक बात बताना चाहता था, क्योंकि इसमें जो कलेक्शन होता है वो भारत सरकार भी देती है, और भारत सरकार कितना देती है, उसमें 1 पैसा पर इंडिविजुअल पर स्टेट मिलता है। यानी हम ये मान लें कि हमारी जो जनसंख्या 135 करोड़ है, तो केवल भारत सरकार देगी 1 करोड़ 35 लाख। ये मामूली सा जो कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करती है, पता नहीं इससे कितनी सहायता करते होंगे। मैंने ये कहा था जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जो नफरी है 34 लाख के आसपास, यदि हम JCOR भी इकट्ठे हो जाएं 30 लाख के आसपास है, हम 10 रुपये महीने भी इनको इकट्ठा करें तो हमारे कम से कम 1 साल के 36 करोड़ रुपए होते हैं। और ऐसी छोटी मोटी बातों को तो हम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हम दुख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं। हमारी सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम बटे हुए हैं। और उस चीज़ से मैं बार बार उस चीज़ से यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी ESM ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई तो निकल करके आए, कोई तो बात करे कि चलो भाई हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जो पेंशनर्स हैं, केवल और केवल 10 रुपये महीने के हिसाब से यदि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, 120 रुपये 1 साल में देते हैं, तो 1 महीने का जो पैसा होता है वो लगभग 1 साल का जो पैसा होता है वो लगभग 36 करोड़ के आसपास होता है। उसमें से हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ी कर सकते हैं, अपने भाइयों की हम सहायता भी कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो आप इसमें दोगे 120 रुपये, वो आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। तो मैं वहाँ ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं आपको केवल और केवल इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। मैं चाहता था इन चीज़ों को आप जानें, क्योंकि न्यूज़ तो आजकल जो होती हैं, जो आज मैंने न्यूज़ दे दी, कल उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन से संबंधित है। इन जब चीज़ों को आप जानोगे, आपके आसपास कोई भी एक्स सर्विसमैन वगैरह होंगे जो नॉन पेंशनर्स हैं, या उनकी कैसी हालत है कि उनके पास आर्थिक तंगी है, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई इस प्रकार की स्कीम भारत सरकार की हैं। और आप जा कर के जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, उनका जो पोर्टल है, उस पर जा कर के अपने को रजिस्टर कराएं, अपना ईमेल दें, नहीं है तो बना लें, अपना जो फ़ोन नंबर है वो वहाँ पे दें, और जैसे ही आप वहाँ भेजोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपके जिला सैनिक बोर्ड पर हो जाएगा। वो आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, वो यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे, फिर आपका राज्य सैनिक बोर्ड जाएगा, आज केंद्रीय सैनिक बोर्ड जाएगा, और सारी प्रक्रिया वो होती रहेगी। लेकिन ये होगा तभी जब हम आपस में इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। पैसे का नहीं है तो कम से कम आपके आसपास यदि कोई ऐसा एक्स सर्विसमैन है तो आप उसकी सहायता इस प्रकार भी कर सकते हैं। मैं तो आपको केवल ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आगे योजना के बारे में भी देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।